देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर 25 जुलाई 2024 का है, बैंक फाइनेंस अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो आपको पता होगा कि बैंकों के द्वारा शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सब के अगेंस्ट में जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है। आपके पास शेयर्स है, डिबेंचर्स है, आपको बैंक से लोन लेना है, आप इसको एज अ कोलेट्रल के तौर पे बैंक को देंगे और बैंक इसके अगेंस्ट में आपको लेंड कर सकता है, आपको फंड दे सकता है। ओके, तो यहाँ पे उसको लेकर के ये पर्टिकुलर जो सर्कुलर है वो इशू किया गया है। देखिए, अभी जो भी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसके द्वारा जो टोटल शेयर्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट में लोन दिया गया है वो उसका जो ओन फंड है उसके 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोई प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसका जो भी एग्रीगेट लोन्स है अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स और डिबेंचर्स को सिक्योरिटी के तौर पे रख करके उसके द्वारा जो भी लोन प्रोवाइड किया गया है, जो एग्रीगेट अमाउंट है, तो वो ना ओन फंड के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ यहाँ पे ओन फंड का क्या मतलब है? तो ओन फंड का यहाँ पे मतलब है वैसा कैपिटल जिसका कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, वो इस्तेमाल कर सकता है अपने ऑपरेशंस के लिए। इसमें क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स आता है, रिटेन्ड अर्निंग आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो एग्रीगेट लोन है जो कि उसने शेयर्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट में दिया है वो ओन फंड के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी तक ये लिमिट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे फैसला क्या किया गया है, तो जो फ्रेमवर्क है उसको रिव्यू किया गया है और अब यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि ये जो सीलिंग है 20% का, ये अब टीयर 1 कैपिटल से लिंक होगा। मतलब क्या है ना कि पहले क्या था, पहले ऐसा था कि अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और उसका ओन फंड लेट्स से कि 10 करोड़ का है, तो इसका 20% कितना होगा? 2 करोड़ होगा। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है वो 2 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू का जो लोन्स है वो नहीं दे सकता था शेयर्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट में। ओके, नाउ यहाँ पे अब क्या फैसला लिया गया है ना, तो यहाँ पे अब टीयर 1 कैपिटल को कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि टीयर 1 कैपिटल जितना होगा, टीयर 1 कैपिटल के 20% से ज़्यादा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो शेयर्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट में लोन नहीं दे सकता है। ओके, टीयर 1 कैपिटल होता क्या है? तो टीयर 1 कैपिटल बैंक का कोर कैपिटल होता है, इसमें इक्विटी कैपिटल होता है, डिस्क्लोज रिजर्व्स होता है इसमें, और इसको सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। ओके, तो यही इस सर्कुलर में फैसला लिया गया है। पहले ये जो 20% का सीलिंग था वो किससे लिंक था? ओन्ड फंड से लिंक था, और अब ये जो सीलिंग है वो किससे लिंक्ड है? टीयर 1 कैपिटल से लिंक्ड है। और यहाँ पे ये जो टीयर 1 कैपिटल है, तो इस टीयर 1 कैपिटल को कैसे लिया जाएगा? कब का टीयर 1 कैपिटल लिया जाएगा? तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च तक जो टीयर 1 कैपिटल होगा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च तक जो टीयर 1 कैपिटल रिकॉर्ड किया जाएगा उसका 20% यहाँ पे सीलिंग के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले जो ये लिमिट तय किया जाता था वो कैसे तय किया जाता था? जो बैंक का ओन फंड होता था उसका 20% निकाल करके ये लिमिट तय किया जाता था, लेकिन अब ये जो लिमिट है वो कैसे तय किया जाएगा? बैंक का जो टीयर 1 कैपिटल है उसका 20% निकाला जाएगा और उसके आधार पे ये तय किया जाएगा जो भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च तक टीयर 1 कैपिटल होगा उसको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा कैलकुलेशन के लिए, एज पर मास्टर सर्कुलर प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडिकेसी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, जिसको कि 1 अप्रैल 2024 को इशू किया गया था। समझ में आ गया? और ये जो चेंजेस है वो कब से इफेक्टिव होगा? तो जनवरी 1 2025 से जो ये चेंजेस है वो इफेक्टिव होगा। इसके अलावा जो भी प्रोविजंस है ये वाले मास्टर डायरेक्शन में, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है। ये जो अप्रैल 1 2024 का मास्टर डायरेक्शन है, जो मास्टर सर्कुलर है, उसमें जो भी प्रोविजंस है उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है। ओके, समझ में आ गया? और एप्लीकेबिलिटी का हम बात करें तो जितना भी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सर्कुलर को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर भी 25 जुलाई 2024 का है। देखिए इस सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। अभी जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है
तो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो एग्रीगेट लोन्स होता है, जो एडवांसेस होता है, यानी कि उसके द्वारा जो भी टोटल लोन्स दिया जाता है, जो भी टोटल एडवांसेस दिया जाता है, तो अभी नियम ये है ना कि उसका कम से कम 50% स्मॉल वैल्यू लोन होना चाहिए। ओके, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए ये अभी नियम है कि उसका जो एग्रीगेट लोन एंड एडवांसेस है उसका 50%, कम से कम 50% स्मॉल वैल्यू लोन होना चाहिए। और यहाँ पे स्मॉल वैल्यू लोन्स का क्या मतलब है, तो 25 लाख रुपए तक का लोन या फिर टियर 1 कैपिटल का 0.2%, इन दोनों में से जो भी हायर होगा उस अमाउंट तक स्मॉल वैल्यू लोन कंसीडर किया जाएगा, और सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ पर बरोबर। तो मतलब ये 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। आई नो आपको समझ में नहीं आया है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड मैनर में इसको समझाया है। जैसे कि मान लीजिए ना किसी बैंक का, ये तो आपको समझ में आ गया कि स्मॉल वैल्यू लोन यहाँ पे क्या बोला गया है कि 25 लाख रुपए तक का जो लोन होगा वो स्मॉल वैल्यू लोन कहलाएगा। ओके, ये एक फिक्स्ड लिमिट है। या फिर टियर 1 कैपिटल का 0.2% जो होगा वो उस अमाउंट तक स्मॉल वैल्यू लोन कहला सकता है। मतलब कि 25 लाख रुपए तक या टियर 1 कैपिटल का 0.2% निकालेंगे उस अमाउंट तक, दोनों अमाउंट में से जो बड़ा होगा वो उस अमाउंट तक स्मॉल वैल्यू लोन कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ना एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और उसका जो टियर 1 कैपिटल है वो 100 करोड़ रुपीज़ का है। ओके, तो इसका 0.2% कितना हुआ, 20 लाख हुआ, राइट। अब यहाँ पे ये जो फिक्स्ड लिमिट है 25 लाख, उससे तो कम है ना, तो इसीलिए इस केस में जो स्मॉल वैल्यू लोन होगा वो अप टू 25 लाख रुपीज़ तक होगा। ओके, इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का टियर 1 कैपिटल 200 करोड़ का है, तो इसका 0.2% अगर आप निकालेंगे तो 40 लाख रुपए निकलेगा। अब ये तो 25 लाख से बड़ा है, 40 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे 40 लाख रुपीज़ तक का जो लोन होगा वो क्या कंसीडर किया जाएगा, वो यहाँ पे स्मॉल वैल्यू लोन कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और उसका टियर 1 कैपिटल 600 करोड़ है, तो इसका अगर आप 0.2% निकालेंगे तो 1.2 करोड़ आएगा। तो अब बताइए क्या ये 1.2 करोड़ रुपए तक का लोन इस केस में स्मॉल वैल्यू लोन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट ही 1 करोड़ का है। तो इस केस में, इस अर्बन कोऑपरेटिव के केस में 1 करोड़ रुपए तक का जो लोन होगा वो क्या कहलाएगा, स्मॉल वैल्यू लोन कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। तो 25 लाख रुपए तक का जो लोन है वो, या फिर टियर 1 कैपिटल का 0.2%, इन दोनों में से जो हायर होगा वो स्मॉल वैल्यू लोन कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पे किसी भी कंडीशन में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अमाउंट तक का जो लोन है वो स्मॉल वैल्यू लोन कंसीडर नहीं किया जा सकता है। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पे डिसीजन क्या लिया गया ये हम देखते हैं, और ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए रिक्वायर्ड है कि उसका जो एग्रीगेट लोन है, एडवांसेस है, उसका कम से कम 50% स्मॉल वैल्यू लोन्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है ना, इसको फुलफिल करने के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 31 मार्च 2024 तक का टारगेट दिया गया था। जो टारगेट डेट था इस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए वो 31 मार्च 2024 था। ओके, अब यहाँ पे बैंकों की तरफ से रिप्रेजेंटेशंस रिसीव किया गया है। बैंक यहाँ पे रीजन्स दे रहे हैं, बैंक यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए उनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको ध्यान में रख करके यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है, ये जो टारगेट है इसको और 2 साल से बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का एग्रीगेट लोन एंड एडवांसेस है, तो उसका 31 मार्च 2025 तक जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का एग्रीगेट लोन एंड एडवांसेस है उसका 40% स्मॉल वैल्यू लोन होना चाहिए, और 31 मार्च 2026 तक ये 50% होना चाहिए। ओके, तो 31 मार्च 2024 तक के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को टारगेट दिया गया है कि वो 31 मार्च 2024 तक उनका जो एग्रीगेट लोन्स और एडवांसेस है उसका कम से कम 40% स्मॉल वैल्यू लोन्स हो, इस बात को वो कंसीडर करे, इस बात को इंश्योर करे। और 31 मार्च 2026 तक वो ये इंश्योर करे कि उसका जो एग्रीगेट लोन्स एंड एडवांसेस है उसका 50% स्मॉल वैल्यू लोन है। ओके, समझ में आया। तो आपको यहाँ पे डेट याद रखना है, 31 मार्च 2026 तक 50% का टारगेट दिया गया है, और 31 मार्च 2025 तक 40% का टारगेट दिया गया है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर।
इसके बाद देखिए यहाँ पे इस सर्कुलर के अंदर, मतलब 2020 वाला जो सर्कुलर है, 2020 वाले सर्कुलर में जो भी प्रोविजंस हैं जो कि लिमिट से रिलेटेड है, प्रूडेंशियल लिमिट से रिलेटेड है, तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है। ओके, और एप्लीकेबिलिटी का हम बात करें तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जितना भी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर 26 जुलाई 2024 का है। आरबीआई ने यहाँ पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कर दिया है जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसके लिए। तो आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है ये, आरबीआई इशूज़ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और ये जो फ्रेमवर्क है वो कब से इफेक्टिव हो जाएगा, तो अप्रैल 1 2025, 1 अप्रैल 2025 से ये जो फ्रेमवर्क है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जब हम इन जनरल बात करें कि ये पीसीए फ्रेमवर्क होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए पीसीए फ्रेमवर्क के तहत ना आरबीआई के पास ये पावर आ जाता है कि अगर कोई बैंक है जो कि फाइनेंशियली अनस्टेबल है या फिर कोई बैंक है जिसको लेकर के ऐसा रिस्क है कि वो फेल हो जाएगा, तो पीसीए फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई के पास पावर आ जाता है कि वो वैसे बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है। किस तरह का रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई इम्पोज कर सकता है, जैसे कि आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है कि वो और लेंडिंग नहीं कर सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, ब्रांच को अपना एक्सपेंड नहीं कर सकता है। तो इस तरह का जो रिस्ट्रिक्शंस होता है वो आरबीआई इम्पोज करता है पीसीएम फ्रेमवर्क के तहत, जो वीकर बैंक्स होता है, जो फाइनेंशियली अनस्टेबल बैंक्स होता है उसके ऊपर। और ये रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई तब तक उसके ऊपर रखता है जब तक कि वो जो नॉर्मल सिचुएशन है, जो उसका फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्टेबल ना हो जाए। ओके, तो ये सिंपली होता है पीसीए फ्रेमवर्क। देखिए ओरिजिनली ना पीसीए फ्रेमवर्क को 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और उस समय जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो सिर्फ स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, उसके बाद फिर 2021 में पीसीए फ्रेमवर्क को एनबीएफसीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, और अभी 1 अक्टूबर 2024 से ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है वो जो गवर्नमेंट एनबीएफसीज है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, एक्सेप्ट दोज इन बेस लेयर। तो बेस लेयर में छोड़ करके अपर लेयर, मिडिल लेयर, टॉप लेयर के अंदर जो गवर्नमेंट एनबीएफसीज है उसके ऊपर भी ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है वो एप्लीकेबल हो जाएगा अक्टूबर 1 2024 से। तो अक्टूबर 1 2024 आने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को ऐड कर दिया है कि कहीं अगर क्वेश्चन बन गया तो आप लोग कर लोगे उसके। ओके, तो अक्टूबर 1 2024 से जो पीसीए फ्रेमवर्क है वो गवर्नमेंट एनबीएफसीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट दोज इन बेस लेयर। बेस लेयर में जो एनबीएफसीज है उसको छोड़ करके मिडिल, अपर और टॉप लेयर के अंदर जो एनबीएफसीज है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ओके, अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि 2002 में स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए जो पीसीए फ्रेमवर्क है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। 2021 में एनबीएफसीज के लिए पीसीए फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया था। 2024 से 1 अक्टूबर 2024 से जो गवर्नमेंट एनबीएफसीज है उसके ऊपर भी पीसीए फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होगा। नाउ जब हम बात करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में ना, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको इशू किया गया था एज अ अर्ली इंटरवेंशन टूल के तौर पे। मतलब कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को। इसके अंदर गाइडलाइंस है जिसका इस्तेमाल करके अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ओके, और वो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो आरबीआई यहाँ पे आगे आता है और आरबीआई जो भी करेक्टिव मेजर्स है वो अपनाता है उस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो उसका हेल्थ है, उसको सही करने के लिए। तो यहाँ पे आरबीआई ने सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क इशू किया हुआ है। ये एज अ अर्ली इंटरवेंशन टूल काम करता है। जो भी कमज़ोर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, वैसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस कर रहा है, तो वैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में इम्प्रूवमेंट के लिए ये जो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और ये जो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है उसको समय समय पे रिव्यू भी किया जाता है। लास्ट बार इसको जनवरी 2020 में रिव्यू किया गया था। ओके, अब यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है उसको हम समझते हैं। अब हम अपने सर्कुलर के ऊपर आ रहे हैं। ओके, तो देखिए जो एग्जिस्टिंग सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए उसको अभी रिव्यू किया गया है, और यहाँ पे
एक रिवाइज्ड फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया है और ये रिवाइज्ड फ्रेमवर्क सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के जगह पे होगा और इसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाएगा। ओके, तो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को यहाँ पे रिवाइज किया गया है और इसको सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क से रिप्लेस कर दिया गया है। जो रिवाइज फ्रेमवर्क है उसको सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क से रिप्लेस कर दिया गया है और अब इसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाएगा। अब इस फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन सा थ्रेशोल्ड है, अगर किसी बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर डाला जाता है तो उसके ऊपर कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किया जाएगा, कौन कौन सा करेक्टिव मेजर उसको फेस करना पड़ेगा, इन सब के बारे में हम जानेंगे। डोंट वरी, पहले हम सर्कुलर को देख लेते हैं। ओके, अब देखिए जो पीसीए फ्रेमवर्क है वो किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो टियर 2, टियर 3, टियर 4 के अंदर जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है उन सब के ऊपर ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, अब आपने नोटिस किया यहाँ पे कि टियर 1 मेंशन नहीं है, तो टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भले ही पीसीए फ्रेमवर्क एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इसको इन्हेंस्ड मॉनिटरिंग का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पे आरबीआई समय समय पे इस चीज़ को रिव्यू करेगा कि क्या कहीं ज़रूरत तो नहीं है टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर लाने का, या ये जो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है उसके अंदर ही सही है। ओके, तो टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर कवर नहीं होगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क है उसके तहत इसको अच्छे से और मॉनिटर किया जाएगा, इन्हेंस्ड मॉनिटरिंग होगा इसका और समय समय पे आरबीआई इसको रिव्यू भी करेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो पीसीए फ्रेमवर्क को लाया गया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसका सिंपली एक ही ऑब्जेक्टिव है कि सही समय पे आरबीआई आ करके जो अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है जिसका फाइनेंशियल हेल्थ सही नहीं है, तो सही समय पे आरबीआई आ करके जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसको इंस्ट्रक्शंस दे सके कि वो ये सब रेमेडियल मेजर्स अपनाएं ताकि टाइमली मैनर में उसका जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो ठीक हो सके। ओके, अब देखिए वैसे तो पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंगली ही आरबीआई फैसला लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हट करके आरबीआई कुछ फैसला नहीं ले सकता है। इस फ्रेमवर्क के अलावा भी अगर आरबीआई को कुछ सही लगता है तो आरबीआई यहाँ पे फैसला ले सकता है। ओके, और ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए वो कब से एप्लीकेबल होगा, तो 1 अप्रैल 2025 से ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है ये एप्लीकेबल होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल 2025 से ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है वो एप्लीकेबल होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे वैसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिसके ऊपर अभी सुपरवाइजरी एक्शन इम्पोज किया गया है, जो भी आपका सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है उसके तहत, तो यहाँ पे वो सब रिस्ट्रिक्शंस अगर उसके ऊपर कुछ इम्पोज किया गया है तो वो रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर रहेगा ही। ओके, कब तक रहेगा, तो यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इंडिविजुअली बैंक को देखेगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि इसको जो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है उससे बाहर निकालना चाहिए तो आरबीआई उसको बाहर निकालेगा, और अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि इसको पीसीए फ्रेमवर्क के तहत प्लेस करना चाहिए तो उसको आरबीआई पीसीए फ्रेमवर्क के तहत प्लेस करेगा। ओके, तो इट्स अप टू आरबीआई। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से जो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को लेकर के जितना सारा भी इंस्ट्रक्शंस है जो कि पहले इशू किया गया है, तो वो सब इंस्ट्रक्शंस खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से जो भी इंस्ट्रक्शंस इस सर्कुलर के अंदर है वो एप्लीकेबल हो जाएगा और वो सुपरसीड कर देगा जो भी अर्लियर इंस्ट्रक्शंस है इशूड ऑन एसएएफ उसको। मतलब कि सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर जो पहले इंस्ट्रक्शंस इशू किया गया था उसको अभी वाला जो इंस्ट्रक्शंस है जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा वो सुपरसीड कर देगा। ओके, समझ में आ गया। और एप्लीकेबिलिटी जितना भी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है वो एप्लीकेबल होगा। तो ये तो हमने सर्कुलर देख लिया, लेकिन एग्जैक्टली ये जो पीसीए फ्रेमवर्क इशू किया गया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए उसमें कौन कौन सा प्रोविजंस है उसको अब हम देखने वाले हैं, तो इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। ओके, देखिए फ्रेमवर्क को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीआई ने हमारे देश के अंदर जितना भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसको 4 टियर में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स डिपॉजिट साइज। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो डिपॉजिट साइज है उसके आधार पे आरबीआई ने जितना भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसको 4 टियर में डिवाइड किया हुआ है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4। टियर 1 के अंदर जितना भी यूनिट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, यूनिट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कैसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है जिसका किसी सिंगल डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिंगल ब्रांच है। तो
जो भी यूनिट यूसीबीज है वो टीयर 1 के अंदर आता है। जो सैलरी अर्नर्स यूसीबीज होता है, ऐसा यूसीबी जिसको कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ के द्वारा मिलकर के सेटअप किया गया है, तो वो टीयर 1 के अंदर आता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ डिपॉजिट साइज, डजेंट मैटर कि उसका डिपॉजिट साइज कितना है, जितना भी यूनिट यूसीबी है, जितना भी सैलरी अर्नर्स यूसीबी है, वो सब टीयर 1 के अंदर आएगा। ओके, इसके अलावा वो जितना भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है जिसका डिपॉजिट साइज अप टू 100 करोड़ तक है, तो वो टीयर 1 के अंदर आता है। ओके, टीयर 2 के अंदर वैसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है जिसका डिपॉजिट 100 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 1000 करोड़ से कम है। 100 करोड़ से ज़्यादा है और 1000 करोड़ तक है। मतलब कि अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसका डिपॉजिट साइज 200 करोड़, 300 करोड़, 400, 500, 1000 करोड़ तक है, तो वो टीयर 2 के अंदर डाला जाता है। टीयर 3 के अंदर वैसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है जिसका डिपॉजिट 1000 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10,000 करोड़ तक है। ओके, 1000 करोड़ से ज़्यादा है और 10,000 करोड़ तक है। मतलब कि अगर कोई यूसीबी है, उसका डिपॉजिट साइज 2000, 3000, 4000, 10,000 करोड़ तक है, तो उसको टीयर 3 के अंदर डाला जाता है। ओके, टीयर 4 के अंदर वैसा यूसीबीज को डाला जाता है जिसका डिपॉजिट 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिसका डिपॉजिट साइज मान लीजिए 11,000 करोड़ है या 12,000 करोड़ है, तो उसको टीयर 4 के अंदर डाला जाता है। समझ में आ गया? मैंने यहाँ पे इसको इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि अभी जो हम फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हैं तो उसमें आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो पीसीए फ्रेमवर्क है प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये जो रिवाइज्ड पीसीए फ्रेमवर्क है उसके अंदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को मॉनिटर किया जाएगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर जो 3 की एरियाज होगा उसको मॉनिटर किया जाएगा, कैपिटल, एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। अब यहाँ पे इन तीनों के की एरियाज़ को किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, तो यहाँ पे इंडिकेटर्स दिया गया है, जैसे कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का कैपिटल है उसको कैसे मॉनिटर किया जाएगा, कैसे असेस किया जाएगा, तो उसको यहाँ पे CRAR के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा। CRAR यानी कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो यहाँ पे इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि बैंक के पास इनफ कैपिटल है उसका जो रिस्क वेटेड एसेट है उसको कवर करने के लिए। और आपको पता होगा कि अगर किसी बैंक का CRAR अच्छा है तो क्या माना जाता है कि बैंक के पास अच्छा खासा कैपिटल है और ये किसी भी लॉस को एब्जॉर्व कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे बैंक के कैपिटल को कैसे मॉनिटर किया जाएगा, CRAR के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा। ओके, इसके बाद बैंक का जो एसेट क्वालिटी है उसको नेट NPA रेशियो के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा। NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कोई व्यक्ति है, उसने बैंक से लोन लिया और अब वो लोन का ना ही तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है, ना ही तो लोन का रीपेमेंट कर रहा है एक स्पेसिफाइड पीरियड तक। मान लीजिए कि 90 दिनों तक उसने ना ही तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, ना ही तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे किया। तो यहाँ पे इस केस में वो क्या घोषित हो जाएगा? NPA हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो नेट NPA रेशियो है, अगर आप नेट NPA को नेट एडवांसेस से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नेट NPA रेशियो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि जो बैंक का एसेट क्वालिटी होगा उसको नेट NPA रेशियो के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा, एसेस किया जाएगा, और बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी होगा वो नेट प्रॉफिट के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा। इस बात को देखा जाएगा कि बैंक एबल है कि नहीं है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है वो किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो जितना भी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 के अंदर, उन सब के ऊपर पीसीए फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होगा। कब एप्लीकेबल होगा? तो ये जो इंडिकेटर्स हमने देखा, CRAR, नेट NPA रेशियो और नेट प्रॉफिट, तो इन सब के लिए ना अलग अलग थ्रेशोल्ड मेंशन है, तो अलग अलग लिमिट मेंशन है। तो कभी भी कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक किसी भी थ्रेशोल्ड को, किसी भी लिमिट को ब्रीच करेगा, उसका उल्लंघन करेगा, तो उसके ऊपर पीसीए फ्रेमवर्क एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, अब नाउ यहाँ पे किस तरीके से ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो मैंने यहाँ पे पूरा चार्ट दे दिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं पॉज करके, हालांकि मैंने सिंप्लीफाइड मैनर में भी दे दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए पैरामीटर दिया गया है, कैपिटल, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, इंडिकेटर दिया गया है CRAR, NPA रेशियो, नेट NPA रेशियो, नेट प्रॉफिट। ओके, और यहाँ पे 3 थ्रेशोल्ड है। ओके,
थ्रेशोल्ड 1, थ्रेशोल्ड 2, थ्रेशोल्ड 3। तो जो ये पैरामीटर है ना, उसके आधार पे 3 थ्रेशोल्ड को तैयार किया गया है। जैसे कि देखिए, जो पहला वाला थ्रेशोल्ड है, रिस्क थ्रेशोल्ड 1, उसके अंदर ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को डाल दिया जाएगा जिसका CRAR, जो मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उससे 250 बेसिस पॉइंट तक कम है। तो मान लीजिए कि कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है CRAR का, वो 12% है, लेकिन उसका 11% है, 10% है। ओके, तो वैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को रिस्क थ्रेशोल्ड 1 के अंदर डाल दिया जाएगा। और रिस्क थ्रेशोल्ड 1 के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस मेंशन है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो करेक्टिव मेजर्स मेंशन है, वो सब उसके ऊपर इम्पोज होगा। ओके, इसके अलावा कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसका नेट NPA रेशियो 6% से 9% के बीच में है, तो उसको रिस्क थ्रेशोल्ड 1 के अंदर डाल दिया जाएगा। अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो लगातार 2 साल से लॉस फेस कर रहा है, तो उसको थ्रेशोल्ड 1 के अंदर डाल दिया जाएगा। ओके, इसी प्रकार से रिस्क थ्रेशोल्ड 2 है, तो इसके अंदर कैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को डाला जाएगा। मान लीजिए कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और उसका CRAR ना मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से 250 बेसिस पॉइंट से लेकर के 400 बेसिस पॉइंट तक कम है, तो वैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को रिस्क थ्रेशोल्ड 2 के अंदर डाल दिया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और उसके लिए जो CRAR रिक्वायरमेंट है वो 12% का है, लेकिन उसका जो CRAR है ना, वो जैसे कि 11% है, 10% है, सॉरी, उसका CRAR है ना, वो 9.5% से लेकर के 8% के बीच में है। ओके, तो ऐसे केस में फिर वैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को रिस्क थ्रेशोल्ड 1 के अंदर डाल दिया जाएगा। ओके, अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसका नेट NPA रेशियो 9 से 12% है, उसको थ्रेशोल्ड 2 के अंदर डाल दिया जाएगा। कोई ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो लगातार 2 साल से लॉसेस फेस कर रहा है, तो उसको रिस्क थ्रेशोल्ड 1 के अंदर डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, नेट प्रॉफिट को लेकर के, वो तीनों थ्रेशोल्ड में सेम ही है। ओके, इसके बाद यहाँ पे रिस्क थ्रेशोल्ड 3 के अंडर कैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को डाला जाएगा वो दिया गया, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसका CRAR मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से 400 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा कम है, तो वैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रिस्क थ्रेशोल्ड 3 के अंडर डाल दिया जाएगा। मान लीजिए कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और उसके लिए जो CRAR रिक्वायरमेंट है वो 12% का है, लेकिन और देखिए यहाँ पे 400 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है, 4%। ओके, तो रिक्वायरमेंट है उसके लिए 12% का, लेकिन उसका जो CRAR है ना, वो लेट्स से कि 7% है, तो इस केस में उसको थ्रेशोल्ड 3 के अंदर डाला जाएगा। ओके, अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसका नेट NPA रेशियो 12% या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में भी इसको रिस्क थ्रेशोल्ड 3 के अंडर डाल दिया जाएगा। ओके, और देखिए यहाँ पे 31 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है टियर 2 से लेकर के टियर 4 के अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसको, कि वो 31 मार्च 2026 तक जो कम से कम 12% CRAR का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर ले। मतलब कम से कम उनका CRAR 31 मार्च 2026 तक 12% तक हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा होता है तो अच्छा बात है, लेकिन ये यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, 31 मार्च 2026 तक टियर 2 से टियर 4 के अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है उसको बोला गया है कि वो मिनिमम CRAR ऑफ 12% का अचीव कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क थ्रेशोल्ड है और उसके हिसाब से यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अलग अलग रिस्क थ्रेशोल्ड के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर रिस्क थ्रेशोल्ड का ब्रीच होता है तो उसको जिस भी रिस्क थ्रेशोल्ड 1 के अंदर, जैसे कि मान लीजिए कुछ लिमिट है उसका ब्रीच हुआ, तो कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसको रिस्क थ्रेशोल्ड 1 के अंदर डाल दिया गया, किसी को 2 के अंदर डाल दिया गया। इस तरीके से जो पूरा पैरामीटर है, 3 पैरामीटर, उसके आधार पे 3 रिस्क थ्रेशोल्ड है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग रिस्क थ्रेशोल्ड के लिए अलग अलग जो और करेक्टिव एक्शन है उसके बारे में बताया गया है, जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके बारे में बताया गया है। तो अगर कोई बैंक है जिसको कि PCA फ्रेमवर्क के अंदर डाल दिया जाता है, तो इनमें से एक या फिर एक से ज़्यादा करेक्टिव एक्शंस उसको फेस करना पड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैंने चार्ट दे दिया, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड मैनर में भी समझा दिया है। जैसे कि देखिए, अगर कोई बैंक है उसको रिस्क थ्रेशोल्ड 1 के अंदर डाला जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो उसको कैपिटल रेज करना पड़ेगा। अब चाहे वो कैपिटल अपने एग्जिस्टिंग मेंबर से रेज करे या फिर नया इक्विटी शेयर इशू करके रेज करे, या फिर जो भी परमिसिबल कैपिटल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको इशू करके रेज करे। ओके, इसके अलावा थ्रेशोल्ड 1 के अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आएगा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिया जाएगा कि वो ना ही तो डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकता है, ना ही तो उसका पेमेंट कर सकता है, ना ही तो डोनेशन को डिक्लेयर कर सकता है, ना ही तो उसका पेमेंट कर सकता है। इसके अलावा
उसके द्वारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाएगा। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं खरीद सकता है, लैंड नहीं खरीद सकता है, व्हीकल नहीं खरीद सकता है, अपने ब्रांचेस को अपग्रेड नहीं कर सकता है। पर यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, अदर देन फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। तो ये तो आपको पता ही होगा कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि आईटी सिस्टम को अपग्रेड करना हो गया, डिजिटल बैंकिंग को इम्प्रूव करना हो गया, साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना हो गया, तो इन सब के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाएगा। ओके, आप चाहें तो उसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। रिस्क थ्रेशोल्ड 1 के अंदर अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आता है तो उसको ये सब करेक्टिव एक्शन फेस करना पड़ेगा, ये सब रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। रिस्क थ्रेशोल्ड 2 के अंदर अगर कोई एनबीएफसी आता है, अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आता है तो उसको थ्रेशोल्ड 1 के अंदर जो मैंडेटरी एक्शंस है वो तो फेस करना ही पड़ेगा। इसके अलावा ब्रांच एक्सपेंशन के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिया जाएगा। मतलब कि वो ज़्यादा नया ब्रांच ओपन नहीं कर सकता है, वो नया ब्रांच ओपन नहीं कर सकता है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे रिस्क थ्रेशोल्ड 3 का अगर हम बात करें तो रिस्क थ्रेशोल्ड 3 के अंदर अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को डाला जाता है तो थ्रेशोल्ड 1 और 2 के अंदर जो मैंडेटरी एक्शंस है वो तो उसको फेस करना ही पड़ेगा। इसके अलावा उसको रिस्ट्रिक्शंस या प्रोहिबिशन का सामना करना पड़ेगा जो टोटल साइज ऑफ डिपॉजिट है उसको लेकर के। मतलब कि वो कस्टमर से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर एक लिमिट लगा दिया जाएगा कि आप कस्टमर से इतना ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो प्रोहिबिशन भी लगाया जा सकता है कि आप कुछ दिन तक कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग रिस्क थ्रेशोल्ड के लिए अलग अलग यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स के बारे में बोला गया है और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बोला गया है। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोई बैंक है उसको जनरली पीसीए फ्रेमवर्क के तहत कब प्लेस किया जाता है, तो उसके रिपोर्टेड ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट या जो आरबीआई का ऑनगोइंग सुपरवाइजरी असेसमेंट होता है उसके आधार पे किसी बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क के तहत प्लेस किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई अपनी तरफ से किसी बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क के तहत प्लेस नहीं कर सकता है। आरबीआई यहाँ पे पूरे साल के दौरान कभी भी किसी बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क के तहत उसको प्लेस कर सकता है या फिर किसी बैंक को एक रिस्क थ्रेशोल्ड से निकाल करके दूसरे रिस्क थ्रेशोल्ड में डाल सकता है। ओके, तो ये आरबीआई के पास यहाँ पे पावर है। इसके अलावा देखिए वैसे तो पीसीए फ्रेमवर्क के तहत जो क्राइटेरिया स्पेसिफाइड है उसके आधार पे ही जो सुपरविजरी एक्शन है वो आरबीआई के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है, पैरामीटर्स है, जो कोई सीरियस गवर्नेंस इशू है, इसको लेकर के आरबीआई कुछ एक्शन नहीं ले सकता। अगर आरबीआई को लगता है तो आरबीआई यहाँ पे एक्शन ले सकता है। ओके, उसी प्रकार से इस सर्कुलर के अंदर जो भी सुपरविजरी एक्शंस है उसके अलावा अगर आरबीआई को बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ ईच केस अगर इंडिविजुअली किसी बैंक के लिए लगा आरबीआई को कि ये एक्शन लेना चाहिए तो आरबीआई वो भी ले सकता है। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आरबीआई को बेसिकली पावर दिया गया है, मतलब पावर तो आरबीआई के पास पहले से ही था, यहाँ पे इस बात को क्लेरिफाई किया गया है कि आरबीआई के पास ये सब पावर रहेगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर कोई बैंक है जिसको कि पीसीए फ्रेमवर्क के तहत डाल दिया गया है तो उसको पीसीए फ्रेमवर्क के से बाहर निकाला जाएगा या उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया गया है वो लिफ्ट किया जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि लगातार 4 क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके द्वारा किसी भी पैरामीटर के किसी भी रिस्क थ्रेशोल्ड का ब्रीच नहीं होना चाहिए और ये 4 क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एक ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। तो आरबीआई रिपोर्ट्स को रिव्यू करेगा, अगर आरबीआई को लगेगा कि ये लगातार इंप्रूव हो रहा है, जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उसको पूरा कर रहा है, तो आरबीआई उसको पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाल देगा, जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है वो रिस्ट्रिक्शंस हटा देगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे आरबीआई इवैल्यूएट करेगा कि जो बैंक का ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मैनेजमेंट, इस चीज़ को आरबीआई यहाँ पे इवैल्यूएट करेगा। आरबीआई चेक करेगा कि बैंक का जो की फाइनेंशियल मैट्रिक्स है उसमें ये इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, और उसके बाद आरबीआई जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर से हटा सकता है या उसको पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाल सकता है। ओके, तो ये बेसिकली पूरा जो पीसीए फ्रेमवर्क है वो हमने देखा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं।
यहाँ पे जो हमारे पास सर्कुलर है, ये सर्कुलर 29 जुलाई 2024 का है, जुलाई 29 2024 का ये सर्कुलर है, और ये सर्कुलर रिलेटेड है फुल्ली एक्सेसिबल रूट से। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फुल्ली एक्सेसिबल रूट क्या होता है, तब आपको ये सर्कुलर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, फुल्ली एक्सेसिबल रूट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 30 मार्च 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस रूट के तहत जो नॉन रेसिडेंट है इन्वेस्टर्स हैं, भारत के बाहर जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के फुल्ली एक्सेसिबल रूट के अंदर जो कुछ स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मेंशन किया गया है, उन सिक्योरिटीज़ में वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो फुल्ली एक्सेसिबल रूट को आरबीआई ने 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंदर कुछ कुछ स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। तो इन सिक्योरिटीज़ के अंदर जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स है, वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसे जनरली क्या होता है, जनरली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसके ऊपर लिमिट रहता है, राइट, कि वो इतना पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, इतना पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन फुल्ली एक्सेसिबल रूट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, उसमें कोई नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के पैसा इम्पोज कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, इसमें सिर्फ नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स ही पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए तो अवेलेबल रहेगा ही। ओके, समझ में आ गया फुल्ली एक्सेसिबल रूट क्या होता है। नाउ यहाँ पे देखिए क्या फैसला लिया गया है। तो यहाँ पे आरबीआई ने रिव्यू किया है और भारत सरकार के साथ कंसल्टेशन के आधार पे आरबीआई ने यहाँ पे क्या फैसला लिया है। अब 14 इयर्स और 30 इयर्स के मैच्योरिटी वाला जो सिक्योरिटीज़ है, जो भी नए सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाएगा, उसको फुल्ली एक्सेसिबल रूट से बाहर रखा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि आने वाले समय में जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सरकार इशू करेगा, जिसका टेन्योर 14 साल या 30 साल का होगा, तो वो सिक्योरिटीज़ नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स फुल्ली एक्सेसिबल रूट के अंदर उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। ओके, इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, जिसका टेन्योर 14 साल या 30 साल है, तो और वो सिक्योरिटीज़ पहले से ही स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ के तौर पे शामिल है फुल्ली एक्सेसिबल रूट के अंदर, तो वैसे सिक्योरिटीज़ के अंदर ना जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स है, वो इन्वेस्ट कर सकता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। ओके, जैसे कि मान लीजिए लेट्स से कि 2021 में भारत सरकार के द्वारा एक 14 साल के मैच्योरिटी वाला जो बॉन्ड है वो इशू किया गया था। तो ये इसका मैच्योर कब होगा, ये अगर 14 में आप 2021 में इसको इशू किया गया था, तो 14 इसमें ऐड कीजिए तो ओके 2035 में जो ये बॉन्ड है वो मैच्योर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि जो नॉन रेसिडेंट है, अगर 2021 में कोई नॉन रेसिडेंट है, तो 2021 में जो बॉन्ड इशू किया गया था उसमें वो इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। अगर वो इन्वेस्ट नहीं किया होगा, तो अभी तो यहाँ पे सरकार ने क्या फैसला ले लिया है कि 2024 से अब जो भी नया सिक्योरिटीज़ इशू किया जाएगा, जिसका टेन्योर 14 साल या 30 साल होगा, ओके, तो वैसे सिक्योरिटीज़ में अब तो नॉन रेसिडेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता एफएआर के थ्रू। तो यहाँ पे अगर कोई नॉन रेसिडेंट है ना, तो वो 2021 में जो सिक्योरिटीज़ इशू किया गया था, जो 2035 में जाके मैच्योर होगा, उसमें इन्वेस्ट कर सकता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। ओके, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, तो जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा अब अगर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जिसका मैच्योरिटी 14 साल या 30 साल है, तो इस केस में जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको सामना करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि वो कितना भी पैसा इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि इन सिक्योरिटीज़ को फुल्ली एक्सेसिबल रूट से बाहर कर दिया गया है। तो अब जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट लिमिट होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन होता है, तो ये ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर्स होता है जो जैसे कि भारत के अंदर शेयर्स है, बॉन्ड्स है, इन सब में इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट जनरेट करने के उद्देश्य से। ओके, इसका उद्देश्य जो कंपनी है, कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर कंट्रोल करना नहीं होता है। तो क्या बोला जा रहा है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उसके द्वारा अब जो इन सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो वो एक लिमिट होगा, उस लिमिट तक ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। समझ में आ गया। जो भी डायरेक्शंस इशू किया गया है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45W ऑफ चैप्टर 3D के तहत इशू किया गया है। ओके, और ये जो डायरेक्शंस है वो तुरंत एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, दीज डायरेक्शन शैल बी एप्लीकेबल विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है
कि जो 14 ईयर्स और 30 ईयर्स के मैच्योरिटी वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको फुल्ली एक्सेसिबल रूट से बाहर कर दिया गया है। अब भारत सरकार के द्वारा जो नया सिक्योरिटीज़ इशू किया जाएगा जिसका टेन्योर 14 साल या 30 साल रहेगा, तो वो सिक्योरिटीज़ अब नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स अब उन सिक्योरिटीज़ में फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसका सामना उनको करना पड़ेगा, मतलब उस लिमिट तक ही पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट सर्कुलर था जिसको हमने डिस्कस किया है। आई होप जितना भी सर्कुलर हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप हमें अपना कन्फ्यूजन बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।